विश्व इतिहास की झलक। आज इस पत्र के माध्यम से हम जानेंगे कि सामंत प्रथा कैसे पैदा हुई, फूली फली। अपने पिछले पत्र में हमने आज के फ्रांस, जर्मनी, रूस और इंग्लैंड की शुरुआत की एक झलक देखी थी, लेकिन ये न समझ बैठना कि उस जमाने के लोग इन देशों को उसी रूप में जानते थे जिसमें हम इन्हें आज जानते हैं। हम आज अंग्रेजों, फ्रांसीसियों और जर्मनों के राष्ट्रों का अलग अलग विचार करते हैं और इनमें से हर एक अपने देश को अपनी मातृभूमि या पितृभूमि की तरह मानता है। राष्ट्रीयता की ये भावना है जो आजकल संसार में जाहिर हो रही है। भारत में हमारी आज़ादी की लड़ाई राष्ट्रीय लड़ाई है, लेकिन उस जमाने में राष्ट्रीयता की भावना मौजूद नहीं थी। ईसाई जगत में कुछ भावना जरूर थी, यानी काफिरों और मुसलमानों से अलग ईसाइयों के एक समुदाय या समाज होने की भावना। इसी तरह मुसलमानों का भी एक ख्याल था कि वो इस्लामी दुनिया के हैं और उनके अलावा जितने हैं सब काफिर हैं। लेकिन ईसाई जगत और इस्लाम की ये भावनाएं धुंधली थीं और जनता की रोजाना की जिंदगी पर इसका कोई असर नहीं था। खास मौकों पर इन भावनाओं को उभाड़कर लोगों के दिलों में इस्लाम या ईसाइयत दोनों में से किसी के खिलाफ लड़ने का मजहबी जोश भरा जाता था। राष्ट्रीयता के बजाय आदमी के बीच एक अजीब तरह का संबंध था। ये सामंती संबंध था जो सामंत प्रथा से पैदा हुआ था। रोम के पतन के बाद पश्चिम की पुरानी व्यवस्था तहस नहस हो गई। हर जगह गड़बड़, अराजकता, हिंसा और जबरदस्ती का बोलबाला था। जबरदस्त लोग जो कुछ छीन सकते हैं छीन लेते हैं, और जब तक कोई ज्यादा जबरदस्त आदमी आकर उन्हें पछाड़ नहीं देता तब तक उस पर कब्जा जमाए रहते हैं। मजबूत गढ़हियां बनाई जाती हैं और इन गढ़हियों के सरदार छापे मारने के लिए अपने दलों के साथ बाहर निकलते हैं, लूटमार करते हैं और कभी कभी अपने जैसे सरदारों से लड़ते हैं। नतीजा, गरीब किसानों और खेतिहर मजदूरों को सबसे ज्यादा मुसीबतें उठानी पड़ती थी। इसी गड़बड़ से सामंत प्रथा का जन्म हुआ। किसान संगठित नहीं थे और इन डकैत सरदारों से अपनी रक्षा नहीं कर सकते थे। इनकी रक्षा करने के लिए कोई ताकतवर केंद्रीय सरकार नहीं थी, इसलिए इस बुराई से बचने का उन्होंने सबसे अच्छा उपाय यही देखा कि उन्हें लूटने वाले इन गढ़ के सरदारों से समझौता कर लें। वो इस बात पर राजी हो गए कि उनके खेतों में जो कुछ पैदा हो उसका कुछ हिस्सा उन्हें दे दें और दूसरे रूप में उनकी कुछ सेवा करें, बशर्ते कि वो इन्हें लूटना और परेशान करना छोड़ दें और अपने वर्ग के दूसरे लोगों से भी इनकी रक्षा करें। इस तरह छोटी गढ़हियों के सरदारों ने बड़े गढ़ों के सरदारों से समझौता कर लिया, लेकिन ये छोटा सरदार बड़े सरदार को खेत की कोई उपज नहीं दे सकता था, क्योंकि वो खुद किसान या अनाज पैदा करने वाला नहीं होता था। इसलिए वो सैनिक सेवा का वादा करता था, यानी जरूरत पड़ने पर उनकी तरफ से लड़ने का वचन देता था। इसके एवज में बड़ा सरदार छोटे की रक्षा करता था और छोटा बड़े का आसामी हो जाता था। इसी तरह पीढ़ी दर पीढ़ी ये सिलसिला बड़े सरदारों और सामंतों तक चलता रहा और अंत में इस सामंती ढांचे के सिरमौर बादशाह तक पहुंच जाते थे। लेकिन ये सिलसिला यहाँ भी खत्म नहीं होता। लोगों के लिए स्वर्ग में भी त्रिदेव के रूप में एक सामंत प्रथा थी जिसका अध्यक्ष ईश्वर था। यूरोप में फैली हुई गड़बड़ में से यही सामंत प्रथा धीरे धीरे पैदा हुई। तुम्हें याद रखना चाहिए, उस वक्त वास्तव में कोई केंद्रीय सरकार नहीं थी, न तो पुलिस के सिपाही थे और न ही इस किस्म की कोई दूसरी चीज थी। जमीन के किसी टुकड़े का मालिक उसका शासक और सरदार तो था ही, लेकिन उस पर बसने वाले तमाम लोगों का भी शासक और सरदार होता था। ये एक किस्म का छोटा राजा था जो उनकी सेवाओं और खेतों की उपज के बदले उनकी रक्षा करने वाला माना जाता था। ये उनकी सेवा का हकदार सरदार कहलाता था और वो उसकी रैयत ये ताबेदार समझे जाते थे। माना यह जाता था कि इसकी जमीन उस बड़े सामंत की दी हुई होती थी जिसका वो आसामी होता था और जिसे वो सैनिक सेवा देता था। ईसाई संघ के पादरी भी सामंत प्रथा के अंग थे। वो धर्म पुरोहित और सामंती सरदार दोनों थे। जर्मनी में तो करीब आधी जमीन और संपत्ति बिशपों और एबटों के हाथ में थी। ये बिशप और एबट पादरियों के दर्जे होते थे। पोप खुद एक बड़ा सामंती सरदार था। तुम देखोगे कि सारी प्रथा में सीढ़ियां और वर्ग थे, बराबरी का कोई सवाल ही नहीं था। ताबेदार आसामी सबसे नीचे होते थे और उन्हें ही इस सामाजिक ढांचे का, यानी छोटे सरदार, बड़े सरदार
उनसे बड़े सरदारों और राजाओं का सारा बोझ उठाना पड़ता था। ईसाई संघ यानी बिशपों, एबटों, कार्डिनलों और मामूली पादरियों का सारा खर्च इन्हीं बर्दाश्त करना पड़ता था। सामंत लोग चाहे छोटे हों या बड़े, अन्न या और किसी किस्म की संपत्ति पैदा करने के लिए कोई मेहनत नहीं करते थे। ऐसा करना उनकी शान के खिलाफ था। लड़ाई इन लोगों का खास धंधा थी। जब कोई लड़ाई नहीं होती थी तो ये शिकार में या नकली लड़ाइयों में और टूर्नामेंटों में वक्त गुजारते थे। ये अनपढ़ लोगों की एक ऐसी जमात थी जो सिवाय खाने पीने और लड़ने के कोई मनोरंजन के साधन नहीं जानती थी। इसलिए अन्न और जीवन की दूसरी जरूरतों को पैदा करने का सारा बोझ किसानों और दस्तकारों पर पड़ता था। इस सारी प्रणाली की चोटी पर बादशाह होता था जो ईश्वर का जागीरदार माना जाता था। सामंत प्रथा के पीछे भी यही विचार था। कहने को सरदारों का फर्ज था कि अपने आसामियों और ताबेदारों की रक्षा करें, पर व्यवहार में ये अपनी मनमानी करते थे। बड़े सरदारों का या बादशाह का कोई अंकुश नहीं था और किसान में इतनी ताकत नहीं थी कि इनकी मांगों को पूरा करने से इनकार करते। चूंकि ये लोग ज्यादा जबरदस्त होते थे, इसलिए अपने ताबेदारों से ज्यादा वसूल करते थे और उनके पास मुश्किल से इतना ही छोड़ते थे कि वो मुसीबत की जिंदगी बिता सकें। जमीन के मालिकों का यही ढंग हमेशा से हर देश में रहा है। जमीन की मिल्कियत ने लोगों को ऊंचा बना दिया। लुटेरा नाइट जो जमीन दबा लेता है और गढ़िया बना लेता है, अमीर सरदार माना जाता है और सब उसकी इज्जत करते थे। मिल्कियत से इख्तियार आ जाता है और मालिकों ने इस इख्तियार का उपयोग करके अन्न पैदा करने वाले किसानों या मजदूरों से जो कुछ वसूल किया जा सकता था किया है। कानून भी जमीन के मालिकों की मदद करता रहा है, क्योंकि कानून बनाने वाले भी तो खुद वही लोग होते थे या उनके यार दोस्त। और यही वजह है कि आज कुछ लोगों का ख्याल है कि जमीन किसी व्यक्ति की मिल्कियत नहीं होनी चाहिए बल्कि समाज की मिल्कियत हो। अगर जमीन राज्य या समाज की संपत्ति हो तो इसका मतलब ये होगा कि जमीन उन सब की है जो उस पर बसते हैं, और ऐसी हालत में ना तो कोई उस जमीन पर दूसरे की कमाई खा सकेगा और ना ही उसका बीजा फायदा ही उठा सकेगा। लेकिन ये विचार तो अभी पैदा ही नहीं हुए थे। जिस जमाने की बात हम कर रहे हैं उस जमाने में लोग इस ढंग से नहीं सोचते थे। जनता मुसीबत में थी, लेकिन उसे अपनी मुसीबतों से छुटकारा पाने का कोई रास्ता नहीं दिखाई देता था। इसलिए बेचारे इन सब बातों को बर्दाश्त करते थे और जिंदगी बिताते थे। फर्मा बरदारी की आदत उनमें कूद कूद कर भर दी गई थी, और जब एक दफा ऐसा कर दिया जाता है तब बहुत लोग कुछ बर्दाश्त करने लगते हैं। और इस तरह हम एक ऐसा समाज देखते हैं जिसमें एक तरफ तो सामंती सरदार और उनके पिछलग्गू थे, दूसरी तरफ दीनहीन लोग थे। सरदार की पक्की गड़हिया के चारों तरफ आसामी के मिट्टी या लकड़ी के झोपड़ों का जमघट होता था। दो किस्म की दुनिया थी जो एक दूसरे से बहुत दूर थी, एक सरदारों की और दूसरी आसामियों की। शायद सरदार अपने आसामियों को अपने पालतू मवेशी से कुछ ही दर्जे ऊंचे समझता था। कभी कभी छोटे पादरी आसामियों को उनके सरदारों के अत्याचारों से बचाने की कोशिश करते थे, लेकिन आमतौर पर पादरी लोग सरदारों का पक्ष लेते थे। सच तो यह है कि पादरी लोग खुद भी सामंती सरदार होते थे। भारत में इस किस्म की सामंत प्रथा तो नहीं थी, लेकिन इससे मिलती जुलती प्रथा थी। हमारे देशी रिवायतों में राजाओं, सरदारों, ठिकानेदारों और जागीरदारों ने बहुत से सामंती रिवाज अब भी कायम रख छोड़े हैं। हालांकि भारत की जाति व्यवस्था सामंत प्रथा से बिल्कुल अलग थी, पर इसने समाज को वर्गों में बांट दिया था। चीन में, जैसा मैं तुम्हें बता चुका हूँ, कभी कोई निरंकुशता नहीं रही और ना इस किस्म का कोई खास अधिकार वाला वर्ग ही रहा है। इम्तिहानों की इनकी प्राचीन प्रणाली ने हर एक व्यक्ति के लिए ऊंचे से ऊंचे ओहदों का दरवाजा खोल दिया था, लेकिन व्यवहार में अलबत्ता बहुत सी बंदिशें रही होंगी। सामंत प्रथा में समानता या आजादी का कोई ख्याल नहीं था। अधिकारों और कर्तव्यों का कुछ ख्याल जरूर था। यानी सामंत का अधिकार था कि वो अपने आसामियों से सेवा और खेत की उपज का कुछ भाग वसूल करे और उनकी रक्षा करना वो अपना कर्तव्य समझता था। लेकिन अधिकार हमेशा याद रहते हैं और कर्तव्य की तरफ से लोग आंखें मूंद लेते हैं। आज भी कुछ यूरोपीय देशों और भारत में बड़े बड़े जमींदार पाए जाते हैं जो बिना हाथ पैर हिलाए अपने किसानों से बड़ी बड़ी रकम वसूल कर लेते हैं, लेकिन किसी कर्तव्य का ख्याल तो जमाना हुआ उन्होंने भुला दिया है। ताज्जुब की बात है, यूरोप की पुरानी बर्बर कौमों ने, जिन्हें अपनी आज़ादी इतनी प्यारी थी, धीरे धीरे सामंत प्रथा को कबूल कर लिया, जिसमें आज़ादी के लिए कोई जगह नहीं थी।
पहले ये कौमें अपना मुखिया चुना करती थीं और उस पर रोकथाम रखती थी, लेकिन अब चुनाव का कोई सवाल नहीं रह गया था और सब जगह अत्याचारी निरंकुश शासन हो गया था। मैं नहीं कह सकता कि परिवर्तन क्यों हुआ। मुमकिन है कि ईसाई संघ के फैलाए हुए सिद्धांतों ने लोकतंत्र विरोधी विचारों के फैलने में मदद दी हो। राजा को पृथ्वी पर परमेश्वर की छाया माना जाने लगा और सर्वशक्तिमान की छाया से भला कौन हुज्जत करे, कौन उसका हुक्म मानने से इनकार करे। सामंत प्रथा में स्वर्ग और पृथ्वी दोनों शामिल हो गए। भारत में भी हम देखते हैं कि स्वतंत्रता के प्राचीन आर्य विचार धीरे धीरे बदल गए थे। वो कमजोर होते चले गए, अंत में लोग उन्हें भूल गए। शुक्राचार्य के नीति सार से और दक्षिण भारत के शिलालेखों से ये बात मालूम होती है। यूरोप में जो नई शक्लें बन रही थीं, उनके नतीजे से कुछ आज़ादी धीरे धीरे फिर आने लगी थी। सामंतों और आसामियों यानी जमीनों के मालिक और उस पर काम करने वालों के अलावा लोगों के और भी वर्ग थे, जैसे व्यापारी और कारीगर। अपना अपना काम करने वाले ये लोग सामंत प्रथा के अंग नहीं थे। अशांति के दिनों में व्यापार बिल्कुल कम होता था, कारीगरों को फूलने फलने का मौका नहीं मिलता था, लेकिन धीरे धीरे व्यापार बढ़ा। मिस्त्रियों और सौदागरों का महत्व बढ़ने लगा, वो धनवान हो गए और सामंत और सरदार लोग इनके पास रुपया उधार लेने के लिए जाने लगे। ये लोग रुपया तो उधार देते थे, लेकिन बदले में सामंतों को मजबूर करते थे कि वो इन्हें कुछ रियायत दें। इनकी रियायतों से इनकी ताकतें बढ़ गईं और इस तरह हम देखते हैं कि सामंत की गड़हिया के चारों तरफ आसामियों के झोपड़ों के झुंड के बजाय छोटे छोटे कस्बे पैदा होने लगे, जिनमें गिरजों या पंचायत घरों के चारों तरफ मकान बनने लगे थे। सौदागर और दस्तकार अपने अपने संघ या समितियां बनाने लगे और इन समितियों के दफ्तर पंचायत घर बन गए। बाद में यही टाउन हॉल कहलाने लगे। ये बढ़ते हुए शहर कोलोन, फ्रैंकफर्ट, हैम्बुर्ग वगैरह सामंती सरदारों की शक्ति की बराबरी का दावा करने वाले बन गए। इन शहरों में एक नया व्यापारी वर्ग पैदा हो रहा था, जो अपने धन की ताकत पर अमीर सरदारों से टक्कर लेने लगा था। मैंने इस पत्र के शुरू में बताया था कि इस जमाने में राष्ट्रीयता की भावना नहीं थी। लोग अपने बड़े सामंत के लिए अपने कर्तव्य और वफादारी का ख्याल रखते थे, उसी की सेवा की प्रतिज्ञा करते थे, देश की नहीं। उनके लिए बादशाह भी एक धुंधला व्यक्ति था जो उनसे बहुत दूर था। अगर कोई सामंत बादशाह के खिलाफ बगावत करता तो ये बात उसी से सरोकार रखती थी, उसकी रैयत को उसके पीछे चलना पड़ता था। ये चीज राष्ट्रीय भावना से जो बहुत दिन बाद पैदा हुई बहुत अलग तरह की थी।